विश्लेषण में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मैं अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, बताया बड़ा कारण। केंद्र पर सोनिया और राहुल का वार, आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकार सरकार सत्ता में आई। पत्थरबाजों की संपत्ति से होगी अब नुकसान की भरपाई, एमपी में शिवराज सरकार ने नया कानून बनाने का किया फैसला। बॉर्डर पर बैठे किसान का बोल, बारिश ठंड सब सह लेंगे पर कानून वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस नेता का कीर्ति चिदंबरम को जवाब, पिता की बदौलत नहीं कड़ी मेहनत से पद पर पहुंची हूं। 1.5 घंटे से साथ रहे पर नहीं हुई बात, धरने में लगे पायलट जिंदाबाद के नारे तो भड़के गहलोत। जयपुर में सचिन पायलट का आरएसएस पर तंज, पायलट ने कहा नेकर पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं, किसान के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। लव जिहाद कानून पर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी योगी सरकार। पंचायत चुनाव के जरिए 2022 पर बीजेपी की नजर, पार्टी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। आरजेडी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा 2021 में कोई सियासी संकट नहीं। अब खबरें विस्तार से। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का काम शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले बयानों का आना जाना जारी है। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ये तय किया है कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि वो पहले जिन ग्रुपों को तय किया गया है उनको वैक्सीन जरूर लगेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे फिर अपना नंबर आएगा। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है उन्हें लग जाए और बाद में मैं अपना नंबर लगवाऊंगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ प्राथमिकताएं भी तय गई है। इसके अनुसार कोरोना वैक्सीन को शुरुआत में हेल्थ वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 50 से अधिक उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार प्राथमिकता के अनुसार शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई है। देश में अभी 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। अब जल्द ही देशव्यापी वैक्सीन का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। हालांकि लगातार वैक्सीन को लगवाने और ना लगवाने पर बयान आ रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने इस पर भरोसा नहीं है, जब उनकी सरकार आएगी तभी वो वैक्सीन मुफ्त भी लगवाए जाएंगे। अब दूसरी खबर विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गौरतलब है कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देश एक बार फिर से चंपारण जैसी त्रासदी झेल रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मंत्री कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपने अधिकार से लेकर रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कंपनी पार्टी ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 29 दिनों से प्रदर्शन कर रही है। अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासी सहित मेरा भी मन बहुत व्यतीत हो रहा है। आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। कुछ ने सरकार की अपेक्षा के चलते आत्महत्या और जैसा कदम भी उठा लिया। सरकार का ना तो दिल पसीजा और ना ही आज तक प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के मुंह से संतावना का शब्द निकला। मैं सभी दिवंगत किसान भाइयों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से उनकी परिजनों को हर यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। आजादी के बाद देश के इतिहास का ये पहली ऐसी अहंकार सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता तो दूर, देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी नहीं दिखाई दे रहे। लगता है कि मुट्ठी भर उद्योगपति और उनका मुनाफा सुनिश्चित करना ही इस सरकार का मुख्य एजेंडा बनकर रह गया है। लोकतंत्र में जन भावनाओं की अपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सके। अब ये बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की ठगाइयों और भागियों की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पर पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने को तैयार है। अब समय भी है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों काले कानून वापस ले और ठंड और बरसात में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। कहीं राजधर्म और कहीं दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मोदी सरकार को तो ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता और किसान मजदूर हितों की रक्षा करना है।
अब तीसरी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार में पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। बता दें, राज्य सरकार ने कहा कि पत्थरबाजी सामान्य अपराध नहीं है, ऐसा करने वाले समाज के दुश्मन है और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सजा के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। इसमें उपद्रवियों के लिए सजा का प्रावधान है, साथ ही आरोपित को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन, इंदौर और मंदसौर जैसे इलाकों में आपसी झड़प और पत्थरबाजी की घटनाओं को देखने के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है, इससे भय और आतंक का माहौल पैदा हो सकता है, भगदड़ मच सकती है, अव्यवस्थाएं हो सकती है। वो पहले बोले कि इस तरह के अपराध साधारण अपराध नहीं होते हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ अभी तक तो कोई मामूली सी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कड़ी सजा का प्रावधान करने का ऐलान बनेगा। वही बता दें कि वो बोले कि पथराव करने वाले अक्सर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने का कभी सहारा लेते हैं, यहां तक कि घरों और दुकानों में भी आग जलाते हैं। सीएम ने कहा कि लोगों को लोकतंत्र में शांति से अपने मुद्दे को उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों से अंतर्गत अगर जरूरत पड़ी तो आरोपित की संपत्ति को नीलाम करवा कर भी क्षति की भरपाई की जाएगी। इस नए कानून के निर्माण के लिए निर्देश दिए गए है कि जल्द ही इन पर काम किया जाए। वही गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेगम बाग इलाके में रामनिधि संग्रह रैली निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के अराजक तत्वों ने हिंदू संगठन पर पथराव किया था। इस घटना के बाद संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने उस पर ध्वस्त किया, जिसके आसपास मौजूद होकर कुछ महिलाएं और बच्चे यात्रा निकालने वालों पर पथराव कर रहे थे। अब चौथी खबर विस्तार से। रविवार की सुबह जब दिल्ली एनसीआर के निवासी कपकपाते हुए अपनी बिस्तरों से निकले तो उन्हें सड़क गीली और आसमान पानी का सैलाब गिराते हुए दिखाई दिया। सुबह के अंधेरे से शुरू हुई बारिश का शाम होते होते और अधिक जवान होते गए। मन में सवाल उठ रहे थे कि किसान कैसे अपने समय काट रहे हैं, कैसे पानी से उनके बिस्तरों को भिगो दिया गया होगा, कपड़े बदल लेने और मोटे लिफाफे, कंबलों और ओढ़ने की सहूलियत जो दिल्ली के शहरवासियों को है, वो किसानों के पास कहां? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जब सिंधु बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची तो जहां उसने देखा कि किसानों के कपड़े और घास फूस के बने आशियानों से पानी टपक रहा था, जिससे किसानों के कपड़े लेकर बदन तक भिगो दिए गए थे, लेकिन कलेजा अब भी सूखा था। उसकी हिम्मत को तो देखिए कि ये बारिश गीला ना कर सकी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक यूं ही बारिश रहने वाली है, तो 2-3 दिन तक थम जाएगी। वही आपको बता दें कि तब भी उसकी गलन अगले 1-1.5 हफ्ते तक बनी रहने वाली है। जानकारों की माने तो पश्चिम विक्षोभ के कारण हुई बारिश ने दिल्ली का तापमान इतना ज्यादा गिरा दिया है कि 28 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन किसानों का धैर्य नहीं जाने का किसी मिट्टी का बना हुआ है कि टूटना ही नहीं जा रहा। 4 तारीख को सरकार ने तो होने वाली बातचीत से उम्मीद खड़ा करने की बात कही थी, लेकिन तब भी ठंड और शीतलहर से सबकी जान गंवा जा रही है। वही आपको बता दें कि अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर ही बरकरार है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। वही बारिश की और सर्दी में वर्षा ऋतु के प्रतिस्पर्धा कर रही है और किसानों के भारी तकलीफ हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि इन बूढ़ी देहों को क्षति पहुंच रही है, पर इतने दिनों से अपनी मांगों पर डटे हुए ये किसान लगातार एक ही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से काला कानून जो है वो वापस ले लिया जाए और सरकार जो है वो इनकी बात मान ले। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इससे पहले जो बारिश की जो तपन है वो पूरी तरीके से बरकरार है और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने काला कानून वापस लेने के लिए। हालांकि लगातार वहां पे पुलिस जो है वो तैनात है, लेकिन फिर भी किसानों का जो मनोबल है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। कहने को किसान और जवान दोनों ही सत्ता और जनता के रूप में एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़े हैं, लेकिन शीतलहरों से इनकी टकराने की जज्बे को देखकर मन यही कह रहा है कि शायद इसलिए शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। पांचवी खबर विस्तार से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में नई कमेटी घोषित की है। कमेटी के गठन पर पूर्व वित्त मंत्री वीपी चिदम्बरम के बेटे और राज्य के एक नवनिर्वाचित पदाधिकारी ट्विटर पर भिड़ गए। पदाधिकारी ने कीर्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो अपने
आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति जो अपने पिता के प्रभाव से संसद में है, वो ये नहीं समझ सकता कि कैसे कठिन परिश्रम करके कोई राज्य स्तर पर पदाधिकारी बन सकता है। कांग्रेस नेता की प्रतिक्रियाएं कीर्ति चिदम्बरम के उस बयान पर आई हैं जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में भारी भरकम नई कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा। कीर्ति चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद है। कीर्ति पर यह टिप्पणी के महेंद्र सिंह ने की, जिन्हें शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है। तमिलनाडु कांग्रेस के महासचिव के महेंद्र सिंह ने कीर्ति चिदम्बरम के ट्वीट पर ट्वीट किया और कहा कि यूथ कांग्रेस, एएनआई और महिला कांग्रेस और अनुसूचित जाति विभाग के कई पदाधिकारियों को उनकी मेहनत की वजह से तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में शामिल किया गया है, न कि उनके पिता की वजह से। एएनआई में मेरी मेहनत के लिए मुझे स्टेट टीम में शामिल किया गया है। उम्मीद है कि कुछ लोग जो अपने पिता की वजह से सांसद बने हैं, ये नहीं समझ सकते कि कीर्ति चिदम्बरम ने इससे पहले अपनी ट्वीट में लिखा था कि इन बड़ी बड़ी कमेटियों से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा, किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, जिसका मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब 6वीं खबर विस्तार से। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे अंदरूनी मतभेद के बीच रविवार को बहुत कुछ बदल गया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और रस्म अदायगी वाली बातचीत भी की। देर शाम सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास में अशोक गहलोत की तरफ से विधायकों के दिए गए भोज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक भी हो रही थी। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में पूरा हमला केंद्र के पूरी सरकार और संघ पर किया। सचिन पायलट ने अपने भाषण में आखिर में कहा कि पुरानी बातों को भूल जाएं और नई शुरुआत करिए। लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मंच पर दिखाई दिए। आपको बता दें, धरना स्थल पर बार बार सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ठीक नहीं लगे और उन्होंने इसका गुस्सा मीडिया पर उतारा। धरना स्थल पर पहले सचिन पायलट पहुंचे थे। पायलट को उसी पंक्ति में स्थान दिया गया जिस पंक्ति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बिठाया गया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने देर तक कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत की, लेकिन पुराने साथी रहे प्रताप सिंह खचारियावास से केवल अभिवादन ही हुआ। गहलोत और पायलट दोनों की बैठने की जगह भी अलग अलग थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे का वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बावजूद दोनों नेताओं में कोई बातचीत नहीं हुई। गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों नेताओं की चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। डोटासरा ने दोनों नेताओं के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए, लेकिन संवाद के गतिरोध तोड़ने में वे कामयाब नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 22 मिनट के भाषण में राजस्थान में कांग्रेस के घमासान पर एक शब्द नहीं कहे। उनका पूरा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर रहा। उनके भाषण में केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने पर साजिश रचने के आरोप भी महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण नजर आया। किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर शहर में शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस के तरफ से आयोजित धरने में राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आरएसएस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जो निकर पहनकर नागपुर से भाषण करते हैं वो राष्ट्रवाद नहीं, किसान के साथ खड़े होना ही एक सच्चा राष्ट्रवाद है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के से कई बड़े किसान नेता निकले हैं, लेकिन भाजपा से किसान नेता कभी नहीं निकले, ना कभी हुआ है। हाँ, ये लोग किसान के हितैषी बनकर वोट जरूर लेते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की ये अहंकार सरकार जिद्दी है, लेकिन आज ये किसान भी जिद्दी है। कई महीनों के बाद प्रदेश कांग्रेस के इस धरने में पायलट के इस बयान को सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा। पायलट ने कहा कि हर देश के इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जो हमेशा के लिए निर्णायक हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने जो मुद्दा उठाया है उसके पूरे परिणाम होने वाले हैं। अपने घमंड और तानाशाही रवैया अपनाकर कृषि कानून पर बिल लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक भाजपा के किसी नेता ने नहीं बताया कि इस कृषि कानून की मांग किसने की थी। अब 8वीं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद अध्यादेश लेकर आई है, जिसे लेकर तमाम लोग द्वारा आपत्तियां जताई जा रही है। कुछ लोग इस कानून के खिलाफ न्यायालय भी पहुंच रहे हैं। ऐसी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 जनवरी तक अपना रिप्लाई मांगा है। आपको बता दें कि आज 4 जनवरी सोमवार के दिन यूपी सरकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करने जा रही है। इसी तरह याचिकाकर्ता भी 2 दिन के अंदर अदालत में एफिडेविट जमा करवाने वाले हैं। उसके बाद 7 जनवरी 2021 को अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने शुरुआत में इसे अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि वो अध्यादेश को लेकर अपना फाइनल डिसीजन अभी लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस कानून की बेहद जरूरत है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि ये कानून राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें, लव जिहाद अध्यादेश पर कानून बनाने के लिए कोर्ट में अभी तक 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस पीयूष गोयल की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
अब 9वीं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही 1.25 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से सियासत कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश इकाई ने साल 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों संग बैठक कर सभी के काम बांटने पर उनका मोर्चा खोल दिया। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर के कामों को नए सिरे से आवंटित करने पर वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पंचायत चुनाव में भगवा ध्वज फहराने वाले बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और उसके लिए बाकायदा अपने मजबूत सिपा सलारों से बात की है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर को भी बुलाया गया है। अश्विनी त्यागी को ब्रज, अमरपाली मौर्य को अवध और सुब्रत पाठक को काशी, अनूप गुप्ता को गोरखपुर और प्रियंका सिंह रावत को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया गया है। बता दें, बैठक में तय किया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। ये बैठकें प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में आगामी 7 से 17 जनवरी तक होगी। इसके साथ ही बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और पार्टी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को युवा मोर्चा द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी योग्य उम्मीदवार का चयन करेगी। पंचायत चुनाव में ईमानदारी, निष्ठावान और गांव के विकास के लिए समर्पित लोगों को चुनकर आने से ही पूर्व साधिकारता प्राप्त होगी। इसके लिए पंचायत चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता बनी रहेगी। अब 10वीं खबर विस्तार से। बिहार में सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, 2021 के आगाज के साथ ही नीतीश ने कहा कि उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। मालूम हो कि विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से लगातार नए साल में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश का बयान काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को परिवहन विभाग के समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नए साल में उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, कोई संकट नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में कई आरजेडी नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में राजनीति समीकरण बदल सकता है और महागठबंधन सत्ता में आ सकती है। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि वो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और खुद 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।